हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको मालूम है कि हम खबरों के पीछे की खबर लाते हैं और कुछ जानकार लोगों से बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो जहां की ये खबर है, वहां से बात करने की कोशिश करते हैं। आज 5 अगस्त है जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 6 अगस्त की सुबह को आप लोग इसको देख रहे हैं। आज एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री गए हुए हैं। दूसरी तरफ ये 5 अगस्त जिसकी वजह से ये अयोध्या का प्रोग्राम रखा गया, वो 1 साल हुआ कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए हुए और वहां स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटे, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जहां की खबरें आप सुन रहे हैं पिछले दिनों, बल्कि अब तक चाइना इंडिया की फौजें आमने सामने हैं। मुझे आज उस पर बात नहीं करनी, लेकिन जो कुछ लद्दाख के लोग महसूस कर रहे हैं इस 1 साल में क्या हुआ और क्या सूरत हाल है, वहां के सियासी पार्टियां इसको किस तरह से देख रही हैं, ये सब समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब असगर अली करबलाई साहब। वो करगिल से हैं और फॉर्मर एमएलए हैं और वो फॉर्मर चेयरमैन हैं लद्दाख हिल डिवीजन काउंसिल करगिल से और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं लद्दाख में कांग्रेस पार्टी के। असगर अली करबलाई साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये हमारे पास ये इत्तला है कि आप 5 अगस्त को ब्लैक डे मना रहे हैं। क्या है वहां की सूरत हाल, किस तरह से ये 1 साल गुजरा और इसको अभी तक क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया वहां के लोगों के जरिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहना चाहती है और ये कह रही है कि वहां बड़ी तरक्कियां हो रही हैं और सब कुछ अच्छा है। आप चूंकि पॉलिटिकल लीडर भी हैं और करगिल से हैं, लद्दाख एरिया से हैं, आप बताइए वहां की सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस 5 अगस्त के इस तारीखी मौके पे आपने एक मौका फराहम की करगिल के हालात, लद्दाख के हालात और ओवरऑल जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल में जो कुछ भी हुआ उससे थोड़ी बहुत रोशनास कराने के लिए। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, 5 अगस्त 2019 से पहले रियासत जम्मू कश्मीर, जिसके 3 खित्ते थे, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, 3 डिविजन्स थी, जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन और लद्दाख डिवीजन। लेकिन 5 अगस्त को होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक इन्होंने एक बिल ले आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जो विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से पूछे बगैर, अवाम से पूछे बगैर पार्लियामेंट में ले आया, राज्यसभा में, कि हम इस स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। इस स्टेट के जो स्टेटहुड है उसे खत्म करके 2 यूनियन टेरिटरी में बदलना चाहते हैं। 370 जो एक्ट है, धारा 370 है, उसे हम खत्म करना चाहते हैं। 35A जो धारा है उसे भी हम खत्म करना चाहते हैं। और उसके पीछे जो मोटी मोटी बातें इन्होंने की, कहा इससे जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद है वो खत्म हो जाएगी, जो अभी तक 2 खानदानों ने वहां पे करप्शन की है वो खत्म हो जाएगी, 70 सालों में जम्मू कश्मीर वंचित रहा है डेवलपमेंट से, तरक्की से, वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद ये पहली बार हो रहा है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को रेस्ट ऑफ द कंट्री से मिला दिया जाएगा। यानी इस तरीके से शो किया गया कि अभी तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी कंट्री के साथ मिली हुई नहीं थी। यानी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था, कंट्री के फ्लैग जम्मू कश्मीर में होस्ट नहीं की जाती थी,
ऑर्डर्स वहां यहाँ इंप्लीमेंट्स नहीं होते थे, गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होती थी। यानी ऐसा दिखाया जा रहा था कि 70 सालों में जम्मू कश्मीर अलग था, इंडिया अलग थी, और ये हम पहली बार करने जा रहे हैं, जो टोटली रॉन्ग है। 70 सालों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के आईन है, जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस यहाँ पे चलती है, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शंस है। जो भी लॉस, जो भी एक्ट्स पार्लियामेंट पास कर लेती है विद सम अमेंडमेंट्स, स्टेट की असेंबली उसे पास कर लेती है। नेशनल फ्लैग, यहाँ पे भी नेशनल फ्लैग है। यानी ये पूरी तरह से एक झूठ पे मबनी एक कहानी गढ़ी गई है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। रहा दूसरी बात स्पेशल स्टेटस की, ये स्पेशल स्टेटस धारा 370 सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है, बाकी 370 ऐसे लेकर जे तक दूसरे 11 रियासतों के लिए इसी धारा 371 के नाम से स्पेशल स्टेटस है। ये कोई स्पेशल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं थी। 35A के जरिए जम्मू कश्मीर के लिए एम्प्लॉयमेंट रिजर्व रहती थी। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए डोमिसाइल जो था, स्टेट सब्जेक्ट रूल जिसे कहा जाता था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रिजर्व रहती थी। ये 35A का था। एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी थी वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रिजर्व रहता था। अब 1 साल गुजर गया, 5 अगस्त को राज्यसभा में ले आया, 6 अगस्त को लोकसभा में ले आया, 9 अगस्त को प्रेसिडेंशियल वहां पे असेंट हुआ और ये पूरी तरह से लागू हो गई। 1 साल होने जा रहे हैं, आप देखेंगे जम्मू के लोग 1 साल के बाद सड़कों पे कहते हैं हमें इस 1 साल में कोई रोजगार नहीं मिला, कोई तरक्की के नाम पे प्रोजेक्ट्स हमें नहीं मिली, हमारी लैंड का जो अभी तक एक प्रोटेक्शन थी हमें, वो खत्म हो गई है। हम खुद अपने पे गौर करते थे, वो भी खत्म हो गई है। यानी पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर यूटी को ब्यूरोक्रेट्स के हवाले करके रख दी गई है। कश्मीर में जहां इन्होंने कहा था कि आपके अलगाववाद खत्म हो जाएगी, आप देख रहे हैं हर रोज मिलिटेंसी की वारदात होती है। डेली आए दिन 3 नफर मर जाते हैं, कहते हैं फलानी कमांडर को मारा, फलानी मिलिटेंट्स को मारा, फलानी आतंकवाद को मारा, और ये नंबरिंग बढ़ता ही चला जाता है। लॉकडाउन 5 अगस्त से है और आज भी लॉकडाउन है। यानी जो इन्होंने कहा था अलगाववाद खत्म होगी, वो भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि रोजगार मिलेगी, आज ये गवर्नमेंट्स के फिगर है, ये मेरी फिगर नहीं है, जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। 85,000 नौकरी, उनके पोस्ट खाली है। इस लॉकडाउन की वजह से पिछले 5 अगस्त से लेकर अभी तक 1 साल लॉकडाउन की वजह से तकरीबन, ये मेरा फिगर नहीं है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ कश्मीर का फिगर्स है, 40,000 करोड़ के नुकसान हुई है। मोर देन 4 लाख फैमिलीज बेरोजगार हो गए हैं। डेवलपमेंट के नाम पे एक भी प्रोजेक्ट्स नहीं है ये जम्मू कश्मीर की। और 1 साल के बाद जहां कह रहे थे पूरी कश्मीर को हम जन्नत बना देंगे, स्वर्ग बना दे देंगे, पैसे इतनी फ्लो होगी कि जम्मू कश्मीर में पैसे की कोई कमी नहीं होगी, टूरिज्म आएगा, टूरिज्म टोटली बंद है आपके वहां पे, इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इतनी फ्लो होगी, वो सारी स्कीम दरी की दरी रह गई है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और आज 5 अगस्त को, पिछले 3 अगस्त से दोबारा इंप्लीमेंट किया है, पूरी कश्मीर में कर्फ्यू लगा दी गई है। यानी आपके लीडरशिप को बंद कर दिया गया है, जवानों को बंद कर दिया गया है, इवन आपके मीडिया के आवाज पे बैन लगा दी गई है। टोटली इसको एक मिलिट्री जोन बना के कर्फ्यू लगा दी गई है ताकि कोई भी न पहुंचा सके। ये कश्मीर की हालत है। अब हम आते हैं लद्दाख पे। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, करगिल और लेह। करगिल में मुस्लिम मेजोरिटी है, लेह में बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। करगिल के लोगों ने, और पूरी लद्दाख में मुस्लिम मेजोरिटी है, विथ कुछ माइनर लिहाज से मुस्लिम मेजोरिटी। टोटल 3.25 लाख की आबादी है। 3 लाख में से 3.25 लाख में से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1,70,000 तक मुस्लिम से, तकरीबन बाकी बुद्धिस्ट है।
तो ये टोटल आबादी सिनेरियो है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी चाहती थी यूटी, मुस्लिम कम्युनिटी स्टेट के डिवीजन के खिलाफ है, चाहे वो रीजन के नाम पे हो, रिलीजन के नाम पे हो, किसी भी नाम से हो, उसके खिलाफ है। हम किसी यूटी के हक में न पहले थे न आज भी है। हमारे लेह में जो बीजेपी पार्टी, स्पेशली मैं बीजेपी पार्टी की बात करूंगा, इन्होंने जश्न मना ली, और उनके साथ साथ दूसरे लोगों ने भी, जिनकी डिमांड थी, क्योंकि बुद्धिस्ट मेजोरिटी की डिमांड थी कि हमें यूटी चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर के साथ नहीं बैठना, इन्होंने भी जश्न मना ली जब ये 5 अगस्त में रिओर्गेनाइजेशन करके स्टेट को तकसीम करके 2 यूटीज में दे दी और लद्दाख अलग यूटी बना ली गई। ये सोच रहे थे कि वाकई अब हम हमारी अपनी लेजिस्लेशन होगी, अपनी गवर्नेंस होगा, अपने लैंड के हम खुद प्रोटेक्शन करेंगे, हमारे जो एजुकेटेड यूथ है उनके लिए हम एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, लद्दाख की अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी है, अपनी एक तहजीब है, अपनी एक सकाफत है, अपनी एक जबान है, उसकी एक टोपोग्राफी अलग है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, जिस बीजेपी ने वहां जश्न मनाया, जिन लोगों ने लेह के सड़क पे, लेह के मार्केट में जश्न मनाया और इसका इस्तेमाल किया, 10 महीने के बाद लेह के काउंसिल को, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह, उनके चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव बॉडी को, एमपी साहब को, जो इसके अपने आप को सब कुछ करता धरता समझते थे, जमील नमगियल साहब, जिन्होंने सबसे पहले जश्न मनाने में वहां पे बहुत बड़ी धूमधाम से तैयारी की थी, ये खुद आइडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बीजेपी के हेड के साथ, जिसमें इनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अविनाश खन्ना जी, वहां पे कहते हैं कि लद्दाख में एलजी साहब डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, हमारी नहीं सुनता। एमपी साहब के स्टेटमेंट हमारी नहीं आई है, जिन्होंने जश्न मनाया, जिन्होंने ये दावा किया था कि हम ले आए, कहते मेरी बात नहीं सुनती है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर की बात नहीं सुनते हैं, काउंसिल की बात नहीं सुनती है, पूरी तरह से लद्दाख ब्यूरोक्रेसी के रहम है। और मई के महीने में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर अलॉन्ग विद 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स राजभवन के गेट पे आके सड़क पे धरने देने पड़ी कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इस यूटी ने और इस सिस्टम ने हमें कहीं का नहीं रखा, आवाम के सामने हमें जलील किया, हमारी बेइज्जती की। ये ग्राउंड सिचुएशन है। उसी में से यूथ स्टूडेंट्स कहते हैं ये यूटी, उसकी मिसाल वो देते हैं जिन्होंने जश्न मनाए थे, उनकी मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने 5 अगस्त से अपोज की थी, मैं उनकी अभी बात नहीं कर रहा। ये कहते हैं ये एक ऐसी बोगी है जिसका कोई इंजन नहीं है, यानी हमें इंजन के बगैर बोगी दी गई है, जाना कहां है, किस तरीके से जाना है, खुदा हाफिज है। यानी हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ इन्होंने फिरेब की है। हमें अपने ही हुकूक से जो आज तक मिलते थे, आज तक लद्दाख को लेजिस्लेशन का पावर था, खुद गवर्न करता था। 2 काउंसिल थी, लेह में एक काउंसिल था, करगिल में एक काउंसिल थी, और 2018 के अमेंडमेंट में बहुत ही पावर दी गई थी। लैंड अलॉटमेंट की पावर काउंसिल के पास थी, फाइनेंशियल पावर्स काउंसिल के पास थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर काउंसिल के पास थी। इस यूटी के आने के बाद 31 अक्टूबर के बाद वो सारी पावर्स आपके काउंसिल से छीन ली गई। करगिल की अब मैं आपको बात करता हूं। करगिल में डिवीजन का हेडक्वार्टर था, वो खत्म हो गई है। करगिल में तकरीबन 12 चीफ इंजीनियर और डायरेक्टर के ऑफिस थे, वो सारे वापस चले गए हैं। करगिल में सेंटर का एनएचपीसी के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छुट्टी प्रोजेक्ट, 44 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और उनकी यहाँ पे रीजनल ऑफिस थी, अब उसको भी क्लब करके ले उठाया जा रहा है। करगिल के काउंसिल को सारी पावर सीज करके अब पंचायत से भी छोटी एक मंजिल पे ला खड़ा कर दी है। करगिल के लोगों के रोजगार, ये पूरे लद्दाख में रोजगार 1 साल होने के बाद भी एक भी एम्प्लॉयमेंट जॉब नहीं निकली, आप हैरान हो जाएंगे। पूरी जॉब लद्दाख यूटी में कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जा रहा है, आउटसोर्सिंग करके, और आउटसोर्सिंग के कंट्रैक्टर के रहम करम पे पूरी रोजगार है। लैंड प्रोटेक्शंस नहीं है, डोमिसाइल की कोई रूल नहीं है, जो रिजर्वेशंस थे उस रिजर्वेशंस का भी कहीं कोई अत्ता पत्ता नहीं। हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी, पूरी लद्दाख 70,000 स्क्वायर किलोमीटर पे और 3.25 लाख की आबादी है। इस 3.25 लाख की आबादी को
तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ इंसानों के रहम करम पे छोड़ दिया गया है। अब सबों को यह खतरा है कि कल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, ट्रेड के नाम पे यहाँ की डेमोग्राफी को, यहाँ की टोपोग्राफी को और यहाँ के जो पुश्तैनी बाशिंदे हैं, ट्राइबल पीपल्स हैं, 99% लद्दाखी ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके सारे वजूद को खत्म करने की एक कोशिश है, जिसके लिए करगिल के लोग डे फर्स्ट से 5 अगस्त से इसके खिलाफ करते हैं और आज भी मुखालिफ है। और आज करगिल में इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों पार्टियों ने, जिसकी इस पूरे खित्ते में बहुत बड़ी से है, इन दोनों ने मिलकर, और उसके बाद जितनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, अंजुमन नूर बख्शिया, अंजुमन साहब ज़मान, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबों ने आज के दिन को खित्ते लद्दाख के लिए, करगिल के लिए ब्लैक डे के तौर पर आज ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी आज इनको लगता है जो कुछ भी वादा किया गया था करगिल के लोगों के साथ, जो कुछ भी वादा किया गया था लद्दाख के लोगों के साथ, जो कुछ भी वादा किया था जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ, वो सारे वादे शराब नजर आए और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुए। बल्कि जो कुछ 70 साल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हुकूक हमें दिया गया था, वो हुकूक हमसे सलब की गई। इसलिए आज पूरा करगिल, पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख इससे ब्लैक डे योम सियाह के तौर पर मानती है। अच्छा, ये देखिए, आपने दो चीजें कही। एक तो ये कि वो यूनियन टेरिटरी में बटा आर्टिकल 370, 35A, उससे क्या क्या नुकसान हुए, एक तो हिस्सा आपकी बात में ये रहा, और एक ये कि जो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादे किए थे उसमें कोई भी उस पर अमल नहीं किया और बगैर इंजन के बोगी के तौर पर आपको इस पूरे इलाके को छोड़ दिया गया। अब आप ये बताइए कि अगर बीजेपी के लोग भी खिलाफ हो गए हैं, लद्दाख में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए हैं, तो क्या उन्होंने अपनी सेंट्रल लीडरशिप को कोई किसी तरह की वार्निंग दी है? क्या वो बीजेपी के खिलाफ खुल करके मैदान में आएंगे? और एक खबर और भी बीच बीच में कहीं कहीं से आ रही है कि शायद फिर से स्टेटहुड दी जाए -370। क्या ऐसी कोई खबर, कोई चर्चा कहीं है फिजा में? इन दो चीजों के बारे में बताइए। बीजेपी के लोकल लीडरशिप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ खुलेगी और इस की कहीं कोई बात हो रही है? जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। पहले बीजेपी के जो लद्दाख यूटी के प्रेसिडेंट बना दी गई, जो शख्सियत है, जो पर्सनलिटी है, मिस्टर त्सरिंग दोरजे, ये फॉर्मर एमएलए भी रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के, एमएलसी भी रहे हैं, और अभी पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में ये कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। बीजेपी की तरफ से इन्होंने इलेक्शन लड़े थे, हार गए, इसके बाद एमएलसी बना दी और कैबिनेट मिनिस्टर ले गए। इनको पहले लद्दाख यूटी के बीजेपी के प्रेसिडेंट बना दिए। जब ये सारी वादे हुए और ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आए, तो दोरजे साहब ने, त्सरिंग दोरजे साहब ने क्लियरली चिट्ठी लिखा बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा साहब को, कहा जो कुछ भी आप लोगों ने लद्दाख के आवाम के साथ वादा किया था, उस वादे में से कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई रोजगार के वसाइल फराहम नहीं हुए, कोई यहाँ पे लेजिस्लेशन का सिस्टम आप लोगों ने नहीं दिए। जो कुछ हमारे पास थे काउंसिल्स, वो सारी काउंसिलों के पावर्स सीज किए गए। इसलिए अब मुझे बहैसियत यूटी बीजेपी के प्रेसिडेंट बैठने का कोई इखलाकी जवाज नहीं है और इन्होंने इस्तीफा दे दी। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, एमपी साहब, यही एमपी साहब जो आज बीजेपी के एमपी है, जो करता धरता अपने आप को समझते हैं, ओपनली उनके अशोक कौल साहब हैं जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, अविनाश खन्ना जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके सामने आईडीओ कॉन्फ्रेंसिंग में इन्होंने खुलकर कहा कि लद्दाख में हमारी कोई नहीं सुन रहा है,
एलजी ऑफिस है जो पूरी तरह से एक डिक्टेटरशिप बना हुआ है। एलजी और उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, चाहे वो एडवाइजर्स हैं, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, कोई हमारी नहीं सुनता है। ये करगिल के लोगों के, करगिल की लीडरशिप की स्टेटमेंट नहीं है। ये बीजेपी के एमपी हैं जो आज इसी लद्दाख यूटी के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। फिर इसके बाद काउंसिल, लेह की जो काउंसिल है, उनके चेयरमैन ये बीजेपी के हैं। बीजेपी के अभी काउंसिल है और अभी नवंबर में इनकी काउंसिल की इलेक्शन होने जा रही है, लेह काउंसिल की। तो वो बीजेपी के चेयरमैन साहब, सीसी साहब, अलॉन्ग विद 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स कहते हैं हमारी काउंसिल के सारे पावर सीज किए गए। आज हमें आवाम के सामने बेइज्जत किया गया, आज हमें आवाम के सामने सड़क पे आने की नौबत हो गई। ये बीजेपी की बातें हैं, ये कांग्रेस की बातें नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की बातें नहीं है। ये उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने जश्न मना ली थी, 5 अगस्त को जश्न मना लिया था यूटी मिले कहकर। तो ये सारी चीजें जब बीजेपी के साथ हो रहा, आप खुदारा ये बताइए किस नाम से 5 अगस्त के उस पे लद्दाखी जश्न मना लेंगे? किस नाम से जम्मू कश्मीर के लोग, आज भी जम्मू कश्मीर के सारी लीडरशिप बंद है, प्रेस पे सेंसरशिप लगी हुई है, आपके स्टेट में कर्फ्यू लगा हुआ है, आपके नेट सिस्टम टोटली बंद करके रखे, इकोनॉमी टोटली ठप है। तो किस नाम से जश्न मनाए, किस नाम से खुशी मनाएगी? यानी जो कुछ भी था वो खत्म हो गई। ये बीजेपी कह रही है। इसलिए हमारे पास इस चीज को कि कुछ आया है, कुछ हमें मिली है, ये कहना शायद ही एक शराब के मानंद हो। इसलिए करगिल वाले तो डे फर्स्ट से इसके खिलाफ है और आज भी इसके खिलाफ है। रहा अभी जो स्टेटहुड की कुछ बातें चल रही है, इस स्टेटहुड की बातें भी मुझे लगता है ये एक शराब है। यानी आवाम को अभी भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। यानी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है चलिए हमें 1 साल में कुछ हम नहीं कर सके, अब आपको फिर एक बार स्टेटहुड दे देंगे। हम कहते हैं भाई आप लोग अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमारी 5 अगस्त से पहले की जो पोजीशंस थी स्टेटहुड की, उससे रिस्टोर करें। जब आप 371 के नाम से 11 प्रदेशों को, 11 रियासतों को स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं, तो क्यों कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं दी जा सकती है? जब 11 रियासतों में लैंड प्रोटेक्शन हो सकता है, जॉब प्रोटेक्शन हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन हो सकता है, रिजर्वेशन हो सकती है, तो 35A के नाम से जम्मू कश्मीर में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए पूरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवाम सरापा एहतिजाज है। वो कहते हैं सिर्फ नाम के हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए, हमें वो स्टेटहुड चाहिए जो हमें 5 अगस्त से पहले थी। इसलिए सभी लोग आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पे मानती है। और ये भी एक अभी हम जो देख रहे हैं रियासत बनाने की बातें हैं, जो पार्लियामेंट में डे फर्स्ट में अमित शाह जी ने कहा था कि रियासत जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट बनाने पे हम विचार कर सकते हैं। अब इनकी विचार को 1 साल हो चुका है, अब पता नहीं कितने और साल ये चला लेंगे। इसी तरीके का विचार इन्होंने लेह में आके भी वादा किया था, हमारे संस्कार के लोगों को कहा था हम आपको डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, नुब्रा के लोगों को कहा था हम आपको डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, द्रास के लोगों को कहा था हम आपको डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, सांको में भी सांको शुरू को लेकर ये वादे हैं। यानी ये सारी बातें लोगों को टालने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को शराब दिखाने के लिए की जा रही है, जिनमें हमें कहीं पे भी कोई हकीकत नजर नहीं आती। अच्छा, आखिरी सवाल, ये ब्लैक डे आज मना रहे हैं आप, आगे क्या स्ट्रेटेजी है इस की मुखालिफत की या इसकी कैंपेन की? अल्टीमेटली आगे किस तरह से, क्या आपके इस प्रोटेस्ट में बीजेपी के लोग भी शरीक हैं क्या? मैं एक चीज आपको बताता हूँ, कल जब हमने मीटिंग की थी करगिल की जो मेजर 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और बीजेपी है, अभी ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कल की मीटिंग में ये तीनों पार्टियों को दावत दी गई थी, पार्टी प्रेसिडेंट्स अलॉन्ग विद लीडर्स दावत दी गई थी, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप और उनके पार्टी के मेंबर्स वहां पे आए और मीटिंग में पार्टिसिपेट की। बीजेपी वालों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो किस लिए नहीं कि वो खुद बेहतर तरीके से बता सकते हैं। उस मीटिंग में इन सारी चीजों पे 5 अगस्त को हम क्या कर लेंगे, 5 अगस्त के बाद करगिल के सूरत हाल को लेकर, पूरी खित्ते लद्दाख के सूरत हाल को लेकर और रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट लाई गई है
जम्मू कश्मीर को जो 2 भागों में तकसीम की गई, 2 यूटीज में तकसीम हुई, उन सारे चीजों को लेकर हमने एक प्रपोजल्स बना ली है, प्लानिंग की, एक स्ट्रेटेजी बना ली है। जितने भी हम ख्याल लोग हैं उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हम जमा कर रहे हैं। बीजेपी को भी अभी हम दावत दे रहे हैं कि उन्हें वो जो ग्राउंड रियलिटी से उन हकीकतों को समझते हुए फिर एक बार अवामी उमंगों, अवामी ख्वाहिशात और अवामी डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हो जाएं। इसके बाद जब करगिल लेवल पे ये सारी हमारी मीटिंग्स होगी, प्रपोजल्स पे थर्ड एंड बियर डिस्कशंस होगी, फिर इसके बाद जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी हम सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। फिर लेह में भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बैठ के लेह के लोगों से भी बात करें, लेह के लीडरशिप से भी बात कर ले, फिर एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी हम बना लेंगे कि लद्दाख के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए क्या चीज बेहतर होगी और किस सिस्टम को लेके जाए जिसके जरिए ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए बने। इन सारी चीजों पर हमने बात की है और हमारा पहला डिमांड्स ये है कि 5 अगस्त से पहले वाले पोजीशंस को बहाल किया जाए और उसके लिए जितने भी हम फिक्र, हम ख्याल लोग हैं उन सबों के साथ मिलके स्ट्रेटेजी और पॉलिसी बनाने की बातें हुई है। लेकिन इस कोविड की वजह से अभी फिलहाल कंटेनमेंट्स है, फिलहाल आप खुद जानते हैं लॉकडाउन है, सारी चीजें थोड़ी सी रिलीफ मिले, रिलैक्सेशंस मिले तो इंशाल्लाह बैठ के इन सारी चीजों पे हम एक प्रपोजल, एक होलिस्टिक एक स्ट्रेटेजी और पॉलिसी बनाने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया असगर अली करबलाई साहब, आपने बहुत ही तफसील से बताया। देश के लोग ये सारी चीजें नहीं जानते और जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी के लोग जो लेह वाले हैं उन्होंने बहुत ही सेलिब्रेट किया था, वो सेलिब्रेट करने वाले लोग भी अब शिकायत कर रहे हैं कि उनको एक तरह से इग्नोर किया जाता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस की तरफ से एक तरह से वो डिक्टेटर की तरह से ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि असगर अली करबलाई साहब काफी सीनियर लीडर हैं करगिल के, वो एमएलए रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं एलएचडीसी करगिल के और इस वक्त वर्किंग प्रेसिडेंट हैं लद्दाख रीजन के लिए कांग्रेस पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया असगर अली करबलाई साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।